नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान से कश्मीर में अवैध रूप से कब्जाए जमीन को तुरंत खाली करने के लिए भी कहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर काजल अग्रवाल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में खुली बहस के दौरान पड़ोसी मुल्क को करारा जवाब दिया। दरअसल खुली बहस के दौरान यूएनएससी में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कश्मीर के मुद्दे को उठाया था। इसके जवाब में डॉक्टर भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश हमेशा भारत का अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। इसमें वो क्षेत्र भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम आह्वान करते हैं कि पाकिस्तान अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करे। विश्व निकाय के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अमेरिका के शॉन बिशॉप को भारत में संयुक्त राष्ट्र का स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया है। शार्प 25 वर्ष से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में आर्मेनिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। शार्प ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में कई अहम पदों पर सेवाएं भी दी हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी बयान के अनुसार यूएन में शामिल होने से पहले उन्होंने जिम्बाब्वे में विश्व गैर लाभकारी संगठन केयर इंटरनेशनल के साथ भी काम किया है। महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने बताया कि स्थानीय समन्वयक संयुक्त दलों के काम का नेतृत्व करते हैं, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय कोविड-19 प्रतिक्रिया योजनाओं के लिए हमारा निरंतर समर्थन शामिल है। उन्होंने कहा कि यूएन के ये वरिष्ठ अधिकारी देश स्तर पर विकास के लिए महासचिव के लिए प्रतिनिधि भी हैं। तो अब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कश्मीर में जितने भी अवैध कब्जा है वो तुरंत पाकिस्तान छोड़ दे। और अब इससे पाकिस्तान बौखला भी गया है और अब इसका क्या कुछ असर होगा, कितनी ये बात आगे बढ़ेगी और कितने प्रभावशाली ढंग से ये जो बात कही गई है इसका कितना फायदा देखने को मिलेगा, असर देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। राजेश भारती रक्षा विशेषज्ञ हैं, सौरभ दुबे हैं रक्षा मामलों के जानकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जो तमाम बातें यूएनसी में कही गई हैं और खास करके पाकिस्तान को लेकर के साफ तौर पर यह बात कही है कि जितना भी अवैध हिस्सा है, जिस पर अवैध कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है, उस जगह को पाकिस्तान तुरंत छोड़ दे। कितना असर इसका देखने को मिलेगा या स्थिति और आगे कैसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं? जी, धन्यवाद। ऐसा है कि जो जम्मू कश्मीर को लेकर जो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में भारत ने उठाया है, जो मांग कि पाकिस्तान खाली करे, इसमें एक चीज हम क्लियर नहीं कर पाए कि देखिए पाकिस्तान का दो रीजन है पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर का। एक पीओके के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको हम आजाद कश्मीर वो भी कहते हैं, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है और जो लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। दूसरा जो पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो गिलगिट और बाल्टिस्तान का रीजन है, वो लगभग 73,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा है। भारत सरकार में की संयुक्त राष्ट्र में, या हम जो भी अभी तक बात करते रहे ना, वो आजाद कश्मीर वाले हिस्से की बात करते हैं। हमें पाकिस्तान पे प्रेशर यदि बढ़ाना है तो हमें इस मांग को जो आगे तक ले जाना चाहिए कि हमें केवल आजाद कश्मीर नहीं, हमें बाल्टिस्तान और गिलगिट का रीजन भी खाली चाहिए। ये अलग बात है कि उसकी डेमोग्राफी और वहाँ की जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो भारत के लिए एक दूसरी समस्या लेके आ सकता है, लेकिन वो एक अलग एंगल है जिसको हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अब जो बात कही जा रही है, अधिकारियों को लेकर के भी बात कही जा रही है, जिन अधिकारियों को वहां पर अब नियुक्त किया गया है, उनके कार्यकाल को लेकर के भी बताया है कि उनका कार्यकाल बेहतरीन रहा है। तो क्या कुछ ये अधिकारी भी कुछ अहम भूमिका इस पूरे मसले पर निभा सकते हैं? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय रूप से अधिकारियों की जो भूमिका संयुक्त राष्ट्र में जो हमें अधिकारी नियुक्त किए, उनकी भूमिका जो है सिर्फ मुद्दों को वही तक पुष्कस में तक होता है जहां तक आपके देश का एग्जिस्टेंस अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बीच है, या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आपके देश को जितनी सिंसियरिटी के साथ लेती है
वहीं तक जो है, या यहाँ दूसरे शब्द में कहें डिप्लोमेटिक वर्ड में, तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, जो इंटरनेशनल प्रेशर है, वो दुनिया में जिस लेवल का होगा, स्ट्रेंथ जिस लेवल का होगा, मिलिट्री पावर और फाइनेंशियल पावर जिस रूप में होंगे, अकॉर्डिंग ही दुनिया आज देशों के साथ व्यवहार कर रही है। अधिकारियों के व्यवहार से चीजों को ऑफेंसिव बनाया जा सकता है या वीक किया जा सकता है, मैं इस स्टैंड से बहुत सहमत हूँ। चलिए, सौरभ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आप किस तरह से देखते हैं, जो लगता है सौरभ अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, संपर्क किया जा रहा है टीम के द्वारा। चलिए, सौरभ जी को जल्द से जल्द जोड़िए। राजेश जी, अगर इस तरह के जो पूरे मामले हैं, जो भी स्थिति आगे बनती है, डिप्लोमेटिक तौर पर किस तरह से इसे देखेंगे और कैसे इसका कुछ उपाय निकल सकता है, कुछ ऐसा नतीजा निकल सकता है जो कि हमारे पक्ष में रहे? देखिए, कश्मीर समस्या पे यदि मैं आपको एक बात कुछ इस मुद्दे से अलग हटके मैं अगर बोलना चाहूँ, मैंने उसके इतिहास को थोड़ा ठीक से समझ सकें, तो कश्मीर का भारत में विलय, ये एक कहानी हम सब जानते हैं। लेकिन एक कहानी ये भी है कि जो भारत और पाकिस्तान का निर्माण है, वो उसमें ये था कि मुस्लिम बहुमत का रीजन पाकिस्तान को और हिंदू बहुमत का रीजन भारत को जाए। जैसे ही एक मुस्लिम बहुमत का रीजन जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ, तो जिन्ना की जो ये थ्योरी था कि बहुमत का मुसलमान भारत के साथ सुरक्षित नहीं है या रहना नहीं चाहता, ये थ्योरी ब्रेक हो गई। इसलिए पाकिस्तान में जिन्ना की थ्योरी इनकम्प्लीट है जब तक उनको जम्मू कश्मीर का हल नहीं निकलता। हल क्या, उनको तो जम्मू कश्मीर चाहिए और जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है। इसलिए पाकिस्तान में जब तक कोई आंतरिक परिवर्तन नहीं होंगे, पाकिस्तान में जम्मू, क्योंकि वहां लोगों के बीच में ये समझ डेवलप कर दी गई है कि भारत से जिस समय हमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा प्राप्त हो जाएगा, तो पाकिस्तान की आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो लोगों को लगता है कि उनकी समस्याएं, गरीबी और अन्य दूसरी जो सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का सामना पाकिस्तान का समाज कर रहा है, वो समस्या तभी जाएगी जब, या उसका एक हद तक हल निकल जाएगा जब भारत से जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। इस मानसिकता के समाज के साथ आप डील कर रहे हैं। इसमें डिप्लोमेसी का लिमिटेड ही मैं इम्पैक्ट देखता हूं। यदि कश्मीर समस्या का कोई अस्थायी समाधान है, तो वो अस्थायी समाधान है पाकिस्तान के साथ बातचीत, और बातचीत करके जब तक पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत नहीं होगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पाकिस्तान की आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक कश्मीर समस्या का हल जो है नहीं दिखता मुझे। बिल्कुल। चलिए, सौरभ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी, जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से एक बैठक में साफ तौर पर भारत के प्रतिनिधि ने साफ तौर पर ये कहा कि जो पाकिस्तान है वो भारत का जितना भी अवैध हिस्से को दबाए हुए है, उस हिस्से को तुरंत खाली कर दे। कैसे देखते हैं इस पूरी बात को, कितना असर इसका होने वाला है? दिनेश जी, मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रतिनिधि ने इस समय कोई नई बात नहीं कही है। ये बात हम बार बार दोहराते आए हैं। इससे पहले भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये बात हम कह चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान भी पूरी दुनिया के देशों के सामने घूम चुका है। कभी वो पैसे मांगता है तो कभी भारत से कश्मीर दिलाने की गुहार लगाता है, जिसकी भी कहीं कोई पाकिस्तान की सुनवाई नहीं हुई। अब पाकिस्तान बार बार ये नए पैंतरेबाजी करता है, उसका उत्तर भारत के लिए देना जरूरी है, क्योंकि ये एक कूटनीतिक विषय है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के कुछ मछुआरों को रिहा किया कुछ दिनों पहले, जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया था, और भारत ने ये संदेश देने की कोशिश की कि पाकिस्तान भी चाहे तो एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभा सकता है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कहीं कोई पहल नहीं की गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कश्मीर का राज अलापना अब इमरान की मजबूरी है। पाकिस्तान के हुकूमत के नेताओं की ये मजबूरी है कि वो कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहें और बदले में पाकिस्तान की आम आवाम को 30 रुपए और 35 रुपए की एक रोटी खाने के लिए मिलती रहे, और आवाम त्रस्त हो महंगाई से, बेरोजगारी से, और जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं उनके पास, वो स्थायी रूप से कई दशकों से इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान ने एक कुछ दिनों पहले सपना देखा कि कश्मीर दिलाने में तालिबान उनकी मदद करेगा, लेकिन पाकिस्तान का वो सपना भी चकनाचूर हो गया। कुछ दिनों पहले ही तालिबान ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का साथ देना उसे गवारा नहीं। आज जब बात होनी चाहिए
अंतरराष्ट्रीय मामलों की, दुनिया की समस्याओं की, पर्यावरण इस दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरी दुनिया के विश्व भर के नेताओं को इन मामलों को लेकर एकजुट होना चाहिए और पाकिस्तान वहां आज भी अपने देश की मौलिक समस्याओं से कभी जूझ रहा है, कभी आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो कभी भारत के विषय में उल जलूल बातें करता है। दरअसल इमरान खुद ये नहीं समझ पा रहे, जब से उन्हें सत्ता मिली है, कि उन्हें करना क्या है। इमरान की पत्नी, मैं नाम बता दूं, इमरान की जो इस समय पत्नी है, उनका पुराना नाम, यहाँ मैं पुराना नाम लूंगा, पिंकी पीरनी। पिंकी पीरनी की सलाह पर पाकिस्तान की हुकूमत चलती है, ऐसा कहने वाले लोग बहुत हैं और पाकिस्तान से इस तरह की बहुत सूचनाएं आती हैं कि वहां किस तरह से अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम, दो इस्लाम चलती हैं। इस्लाम अल्लाह का इस्लाम है जो भारत के लोग जिसे मानते हैं, लेकिन वहां मुल्ला जो कह देता है वही इस्लाम मान लिया जाता है। पाकिस्तान के नेताओं ने किस तरह से गलत व्याख्या कर धर्म का एक ये कहना चाहिए और मजाक बना दिया है और सियासत का मजाक बना दिया है। वहां कानून काम नहीं करता, बल्कि मौलानाओं के फतवे काम करते हैं। मौलानाओं के फतवों को ज्यादा अहमियत और ज्यादा तरजीह दी जाती है। कश्मीर लेना तो अभी पाकिस्तान के लिए बेहद दूर की बात है। भारत ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि अभी पाकिस्तान को खुद की समस्याओं से जूझना है। बलूचिस्तान में लोग विद्रोह कर रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत के प्रति और धीरे धीरे एकजुटता बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान पहले उस समस्या से निपटे, उसके बाद में कश्मीर की बात करें। भारत ये कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी बार बार कि उसे पीओके वाला हिस्सा वापस लेने के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और आज नहीं तो कल। जी सौरभ जी, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ जी, आप जो बोल रहे हैं उसका कोई खास अर्थ नहीं निकल पा रहा कि आप किस तरह मुद्दों को रखें। तालिबान पे आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि तालिबान जो है पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाह रहा। अगर अंतर्राष्ट्रीय मामलों की आप समझ रखते हैं तो ये अच्छे से आपको पता होगा कि पाकिस्तान की मदद से ही तालिबान ने वहाँ सत्ता प्राप्त किया है। उसके बिना ये संभव नहीं था सत्ता प्राप्ति। और तालिबान को जो मदद पाकिस्तान ने दिया उसकी कीमत पाकिस्तान को क्या चाहिए ये अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अच्छे से जानती है। तो जो है पाकिस्तान में मुल्ला राज है, वहाँ क्या मुख्य बातें हैं उसके तरफ देखने के बजाय ये कश्मीर समस्या क्या है, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो शायद इस पे अगर आप बोले तो बेहतर रहेगा। राजेश जी एक बात जानना चाहूंगा कि जिस तरह से हम इन विषयों को लेकर के चर्चा करते हैं और आमतौर पर ये देखा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का जब भी कोई बैठक होती है, कोई भी सम्मेलन होता है, वहाँ मीटिंग होती है, इस तरह के मुद्दे रखे जाते हैं और भारत की तरफ से दमदारी से पक्ष रखा जाता है। लेकिन क्या इतना ही महत्वपूर्ण बस इतना ही है कि हम अपनी बात रख दें, हम बार बार ये कहते रहें कि पाकिस्तान से हमें ये चाहिए या पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है, इतना ही काफ़ी है या इसके अलावा कुछ और ऐसे कदम हैं जो हमें उठाना जरूरी है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे? क्या केवल बात रखना ही काफी हो जाता है? नहीं, देखिए पाकिस्तान के साथ कश्मीर समस्या पे हम जहां खड़े हैं उसमें केवल बातचीत काफी नहीं है। पाकिस्तान को आंतरिक रूप से, मैंने अभी पहले भी कुछ देर पहले कहा कि जब तक पाकिस्तान की जो आंतरिक समस्याएं हैं उस पे काम नहीं होगा और भारत उस पे कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हो, तो वहाँ की समाज के आर्थिक तरक्की के मामले हों, और जिस तरह से दिलों की दूरियां बन गई है उसमें केवल जो है बातचीत से, क्योंकि सत्ता, जैसे मान लीजिए अगर सत्ता तंत्र को भारत में बात करनी है या पाकिस्तान में बात करनी है, आज भारत सरकार यदि किसी मुद्दे पे अगर सोचे कि सरकार अगर चाहे जम्मू कश्मीर पे पब्लिक ओपिनियन से अलग जाना, तो सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो या किसी अन्य दल की सरकार हो, क्या संभव होगा? नहीं संभव होगा, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होता और कर भी नहीं सकती, क्योंकि उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बना रहना होता है, आने वाले चुनाव में फिर से शामिल होना होता है और राजनीतिक विजय लेना होता है, सत्ता प्राप्त करना होता है।
तो पाकिस्तान का जो आवाम है, जो समाज है, वो जिन बातों में फंसा हुआ है, जिस देश की सेना जो है दुनिया की उन कुछ सेनाओं में है जो आर्मी के साथ साथ वो प्राइवेट बिजनेस, वो लिमिटेड कंपनी भी है जहां आर्मी जमीन खरीदती है, फ्लैट्स बनाती है, आवासीय कॉलोनीज बनाती है, बिजनेस व्यवसाय, इवन आर्मी इंपोर्ट तक करती है और उसको पाकिस्तान बेचती है और उसके प्रॉफिट को वो अलग अलग उन्होंने आपस में एक सोसाइटीज बनाए हुए, उन सोसाइटी के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऐसे समाज के साथ आप क्या बात करें? और वो बातचीत में इमरान खान यदि मान लीजिए समझौते के मोड में जाएं, या हम जानते हैं कि जब शिमला समझौते में जो 1971 की युद्ध के बाद हुआ, तो जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ से वादा करके गया, लेकिन पाकिस्तान में जाके स्टेटमेंट दिया कि मैं कश्मीर के लिए 100 वर्षों तक की लड़ाई लड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वादा करके गए उसके बाद भी, ये कहने के बाद भी उन्हें हम जानते हैं कि वहाँ पावर से हटाया गया और जियाउल हक ने जो है फांसी दे दी उस युद्ध में हार के नाम पे। तो कश्मीर समस्या पे यदि चाहे परवेज मुशर्रफ आगरा समिट में आए थे, यदि वो कोई समझौता करके जाते तो पाकिस्तान की जमीन पे लैंड नहीं हो पाते, और लैंड हो पाते तो सत्ता में बने नहीं रह सकते। आपको वहां के आवाम के लेवल पे जब तक जो है बातचीत की प्रक्रिया के लिए माहौल नहीं बनेगा, तब तक कश्मीर इशू इस तरह का मामला हो गया जिसमें कोई समझौता अभी हाल फिलहाल मुझे नहीं दिखता। लेकिन अगर जिस तरह से हम लगातार ये बात करते रहे हैं कि गिलगिस्तान को लेकर के बात हो, बाल्टिस्तान को लेकर बात हो, जो पाक अधिकृत अभी शामिल हैं, उनके पाकिस्तान में शामिल हैं, उन पर भारत ये बात कहता है कि ये चीज़ें हमें चाहिए, ये जगह हमें चाहिए और ये हम लेकर रहेंगे। क्या कुछ योजनाएं बनानी चाहिए? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है। जैसा कि अभी सौरभ जी ने भी कहा कि गिलगिस्तान में भी विरोध होता है, पाकिस्तान का विरोध होता है, वहाँ के नेताओं का विरोध किया जाता है और वहाँ से कुछ ऐसे बयान भी जारी किए जाते हैं जो लगभग उनको एक उम्मीद ऐसी भारत की तरफ से दिखती है कि शायद ये हमारी कुछ मदद कर पाएंगे। दिनेश जी, यहाँ मैं राजेश जी से एक सवाल भी पूछना चाहूंगा और उनके सामने ये विषय भी रखना चाहूंगा। अभी कुछ देर पहले मेरी उनसे तालिबान के विषय पर भी चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर मुझे एक सीख भी दी। और लेकिन मेरा उनसे सवाल ये है आपको कि मैंने कोई सीख नहीं दिया, बस एक स्पष्टीकरण दिया। मेरा उनसे सवाल एक छोटा सा है। तालिबान में भी और थोड़ा सा भ्रम की स्थिति यहाँ इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि तालिबान में भी कोई एक गुट नहीं है। बरादर गुट के बारे में हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आपस में किस तरह की फूट वहां पर है। सरकार से किसी ने हाथ मिलाया हुआ है तो कोई सरकार से झगड़ रहा है। कुल मिलाकर जोड़ घटाकर देखें तो बात यही है कि पाकिस्तान में किसी भी व्यक्ति, किसी भी नेता के कहने को ये नहीं माना जा सकता कि वो बयान स्थायी बयान है, क्योंकि पलटी भी पाकिस्तान बार बार मारता है, और ना ही ये माना जा सकता कि इस नेता का बयान पूरे पाकिस्तान का बयान है। देखिए, तालिबान पे जो आपने सौरभ जी आपने जो सवाल किया है, देखिए वो कबायली संगठन है और उनके आपसी खींचतान के बाद भी तालिबान में एक निर्णय लेने की प्रक्रिया उन्होंने बहुत लंबे समय से स्थापित कर रखी है। जो आपसी उनकी रंजिशें और आपसी जो मतभेद मीडिया में आ रहा है, आप जानिए कि वेस्ट की मीडिया जो आप तक पहुंचा रही है वो आप उन खबरों पे चल रहे हैं। तालिबान के पिछले 20 वर्षों की कार्यशैली पे देखेंगे तो जो वहाँ निर्णय हो जाता है वो निर्णय पूरे तालिबान के सिस्टम को ऊपर से टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप वो सिस्टम लागू होता है। कबायली संगठन में जो होता है वर्ड्स की बड़ी खास भूमिका होती है और वो उसके बिना चल नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है, कोई आपके तरह का सीपीसी और सीआरपीसी नहीं है। तो ऐसे संगठन को तो जो है शब्दों के जोर पे चलाया जाता है। यदि नेतृत्व ने फैसला कर लिया कि तालिबान पाकिस्तान के मदद में जाएगा, और मदद में जाना ही है, कश्मीर समस्या पे जो मदद किया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कूटनीति से चलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच कोई भी देश किसी देश का कोई ऐसा स्थायी मित्र नहीं होता जहां बिना स्वार्थ के कहीं कोई भी संबंध टिक सके। और आज हम अमेरिका की बात भी अगर करें
तो अमेरिका से भी हमारे देश के कुछ स्वार्थ होंगे और अमेरिका का भी हमारे देश से कोई स्वार्थ होगा। अब बात अगर पाकिस्तान की या कश्मीर की करें तो पाकिस्तान का स्वार्थ किसी देश से नहीं, पाकिस्तान केवल दूसरों से पैसा मांगता है, मदद मांगता है और ऐसे में वो कश्मीर के लिए भी मदद मांगता है। अब जहां किसी व्यक्ति का, किसी देश का स्वार्थ पाकिस्तान जैसे देश से नहीं, तो वो क्यों पाकिस्तान की मदद करेगा? क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं, कोई पाकिस्तान में बहुत अच्छी प्रोडक्शन नहीं होती। क्या क्या छोटी छोटी जानवरों का निर्यात पाकिस्तान से होता है और ऐसी कौन सी अच्छी चीजें जो पाकिस्तानी बना लेते हैं? अभी तक क्या बनाया पाकिस्तानियों ने? लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर पंजशीर मामले को लेकर देखा जाए, जिस तरह से पंजशीर के जो लड़ाके योद्धा थे उन्होंने तालिबान की नाक में दम कर दिया था और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यहाँ पर तालिबान का शासन हो या तालिबान अंदर घुस पाए। काफ़ी मारकाट हुई, काफ़ी लड़ाई हुई और तालिबान को काफ़ी नुकसान हुआ और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मदद से ही पंजशीर पर कब्जा किया गया। जो हवाई लड़ाकू जो भेजे गए वो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे, तो वो भी कुछ शायद वहां पर कुछ शर्तें ऐसी रखी गई हो कि हमें भविष्य में अगर किसी ऐसी जरूरत पड़ती है तो शायद आप हमारी मदद करें। निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने मदद की, तालिबान को मदद की और पाकिस्तान की अपने कुछ स्वार्थ रहे। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि भाई सत्ता में आने के बाद में हमेशा तालिबान की मदद मिलती रहेगी पाकिस्तान को, लेकिन वो हो ना सका क्योंकि तालिबान भी ठीक उसी तरह है जैसे पाकिस्तान, क्योंकि स्थायित्व अभी तक तालिबान में नहीं आया है। तालिबान की सरकार भी स्थायी नहीं हुई है, अभी उसे मान्यता ही नहीं मिली है, तो उसके विषय में यहाँ ज्यादा चर्चा करना मुझे नहीं लगता मुनासिब होगा। चलिए राजेश जी। देखिए, ये जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान में जो पंजशीर का मामला है और जिस पे आपने कहा कि वो पाकिस्तान के सक्रिय मदद के बिना संभव नहीं था, और आप एक बात हम सब समझ रहे हैं कि ऐसा करके पाकिस्तान ने अमेरिका को सीधा नाराज किया है या वेस्ट बिरादरी को नाराज किया है। तो पाकिस्तान ने ये जो रिस्क लिया है, एक कैलकुलेटेड रिस्क है, एक प्लान रिस्क लिया है उसने, क्योंकि वो अब कश्मीर इशू पे एक जो है वो जल्दी में जो है कुछ निर्णय की तरफ बढ़ना चाहता है और पाकिस्तान अपने तंत्र या अपनी जो उनके जिनको मुजाहिदीन कह रहे हैं, जो उनके आतंकवादी हमारे देश में आके आक्रमणों को अंजाम देते हैं, वो जो है कश्मीर समस्या को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मजबूत नहीं कर पा रहे या अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पे वो एक मुद्दा, बहुत प्रॉपर मुद्दा नहीं बन पा रहा है। तो तालिबान के जब लड़ाके आएंगे, पाकिस्तान को ऐसा लगता है, और जब हिंसा की घटनाएं बढ़ेगी और भारत में समस्या होगी, तो भारत और पाकिस्तान में जो तनाव है वो तनाव कश्मीर समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय, उनकी सारी कोशिश ये है कि कश्मीर समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन जाए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय, जब दुनिया को लगेगा कि दोनों देश आपस में उलझ सकते हैं और वो, क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और किसी भी परमाणु युद्ध के लिए दुनिया तैयार नहीं है, और उससे जो विनाश है ना वो भारत उसके लिए तैयार है, और मुझे लगता है पाकिस्तान भी तैयार नहीं होगा। ये अलग बात है कि वहाँ की सरकारें या सेनाएं कभी कभी इस तरह का बयान जारी करते हैं कि हम परमाणु युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन वो बोलना और फिर उसको अप्लाई करना दोनों दो चीजें होगा। तो पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में जिस तरह से भूमिका निभाए, उसका एक क्लियर एजेंडा है कि कश्मीर समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या में बदलना। और हम पाकिस्तान का अभी हमने जो यूएन में किया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, वो बेसिकली पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है और हम उस मुद्दे पे पाकिस्तान पे दबाव बनाना चाहते हैं। मतलब हम अभी तक डिफेंसिव खेल रहे थे, आप कह सकते हैं, हम उसको ऑफेंसिव ले जाना चाह रहे हैं कि हमारे तरफ वाला नहीं, जो पाकिस्तान के तरफ का कश्मीर है वो खाली करो। लेकिन ये कह देने से कि ये समस्या बहुत मजबूत हो गया या इससे हमारा नेतृत्व की शक्ति जाहिर हो गई या इससे पहले का जो हम भारतीय नेतृत्व था वो इस समस्या को ठीक से हैंडल नहीं कर रहा था ना, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को बहुत ही हल्का तरीके से बताना है या उसका बहुत ही अल्पीकरण करना, छोटा करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, राजेश जी, सौरभ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों को देने के लिए। तो जिस तरह से जो यूएन में खुली बैठक हुई, उस बैठक में साफ तौर पर ये चेतावनी पाकिस्तान को तो दी गई है कि बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा उन जगहों को जो भारत के हिस्से की रही हैं और जिस पर पाकिस्तान अवैध कब्जा जमाए हुए। अब देखना ये होगा कि इस प्लान को एग्जीक्यूटिव
कितने बेहतर ढंग से किया जाता है। जिस तरह से हम बयानबाजियों में अपने मुद्दों को रख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, उतना जमीनी स्तर पर हम कितने मजबूती के साथ उन चीज़ों के लिए खड़े होते हैं, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।